तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आया हूं जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। आप बहुत कोशिश करेंगे कि इस फिल्म में आगे क्या होगा, पर आप बिल्कुल भी गैस नहीं कर पाएंगे। और फिल्म के राइटर और डायरेक्टर जो है वो फिल्म के क्लाइमैक्स में मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक मारते जाएंगे। तो आज की फिल्म का नाम है बालन द बॉय। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक महिला जेल से, जहाँ पर कि हम सैरली नाम की लड़की को देख पाते हैं। उसी जेल में उसका एक छोटा सा बेटा बालन भी है, जिसकी एज लगभग 5 से 6 साल की है, और दोनों ही इसी जेल में रहते हैं। सैरली ने अपने पास्ट में एक ऐसी घटना की है, इसी वजह से उसे जेल आना पड़ा है। और सैरली को जेल में बिताए हुए लगभग 5 साल हो चुके थे। अब जेल में ही हम सामना नाम की एक औरत को देख पाते हैं, जिसने 5 साल तक यहाँ सैरली और उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखा है। लेकिन अपने मतलब के लिए यहाँ सामना के बारे में हमें कुछ बातें मालूम चलती है कि सामना दरअसल में लड़कियों को धंधे पर लगवाती है। इसी वजह से तो वो जेल आई थी, और अब उसने सैरली से भी कहा है कि जैसे ही वो जेल से बाहर निकलेगी तो उसे मेरे बताए हुए पते पर जाना पड़ेगा। और आज हमें ये भी मालूम चलता है कि सैरली की सजा जो है वो पूरी हो रही है, और आज वो जेल से रिहा हो रही है। जेल के पुलिस वालों ने सैरली की जॉब कुछ एनजीओ में लगवाई है, लेकिन सैरली वहां नहीं जाना चाहती है। उसने सारे जो विजिटिंग कार्ड थे उनको फाड़कर फेंक दिए हैं, और अब वो अपने बेटे बालन को कहानी बताती है। सैरली सिर्फ कहानी बताती नहीं है, बल्कि वो उन कहानियों को जीती भी है, और हर कहानी से पहले अपने बेटे का वो नया नाम रखती है और खुद का भी नाम बदलती है। सैरली ने अपने बेटे को ही जेल में खास तरह की ट्रेनिंग दी है, जिस ट्रेनिंग के बारे में किसी को भी नहीं मालूम है, और कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक छोटा सा लड़का इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का हो सकता है। सैरली ने अपने बेटे के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, जिन रूल्स के खिलाफ उसका बेटा नहीं जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि सैरली और उसके बेटे को भूख लगी थी, इसलिए वो लोग एक छोटे से होटल पे चले जाते हैं, जहां पर कि वो खाना तो खा लेते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। वो वहां के मालिक से भी कह देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। मालिक का दिमाग भी खराब था, इसलिए वो इनसे झगड़ा नहीं करना चाहता था। वो यहाँ से उन्हें जाने के लिए कह देता है, लेकिन सैरली कहती है कि मुझे काम चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि बदले में आप मुझे खाना दे देना। और जब वो अंकल जी उन दोनों का नाम पूछते हैं तो सैरली अपना नाम कुछ और बताती है, और वो अपने बेटे का नाम अभिजीत बताती है। शुरुआत में तो अंकल जी ने यहाँ पर सैरली से कह दिया था कि यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमाता भी नहीं है, इसलिए वो उन्हें काम नहीं दे पाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उन्हें वापस बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम यहीं पर रहो, यहीं काम करो, और बदले में मैं तुम्हें खाना दूंगा। तब सैरली अपने बेटे बालन के साथ यही रहने लगती है, और इसी छोटे से होटल में काम करने लगती है। जैसे ही दिन की शुरुआत होती है ना, तो हर रोज की तरह सैरली काम पर लग जाती है। वो बहुत काम करती है और इस होटल को अच्छा खासा बना देती है। पहले अंकल जी की इस होटल से कोई भी इनकम नहीं थी, लेकिन आज उनकी बहुत इनकम है। और अब अंकल जी एक दिन कहते हैं कि तुमने इस होटल को बहुत ही अच्छा बनाया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी और इसे पोते की तरह बनाकर अपने घर लेकर जाऊंगा, इसलिए अपना सामान पैक कर लो। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद सैरली को थोड़ा अजीब लगा। चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन सैरली वहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती है। और जैसे ही यहाँ सैरली को मौका मिला, वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती है, हर बार की तरह। जिसके बाद सैरली ने कुछ और नए काम ढूंढे। वो इसी तरह से छोटे छोटे काम करती रही, लेकिन वो कभी भी एक जगह पर स्थायी रूप से काम नहीं करती थी। वो हमेशा कुछ दिनों तक ही वहां रहकर काम करती और वहां से निकल जाती। नई नई जगह पर काम करने के लिए जाना, अपने बेटे को नई कहानी बताना और अपने नाम चेंज करना। सैरली अपने बेटे पर बहुत ध्यान देती है, और वो अपने बेटे को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। वो सबसे ज्यादा सिखाती है कि इसे दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है। अब एक दिन सैरली जिस जगह पर काम करती है ना, वहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। दरअसल में सैरली पहले जिस छोटे से होटल में काम किया करती थी ना, वहीं पर एक आदमी ने इन्हें देख लिया था, लेकिन वहां से तो सैरली भाग चुकी थी। इसलिए अब ये आदमी जो है वो सैरली से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं पर काम करते हुए देखा है। लेकिन सैरली ने बताया कि उसने पहले कभी काम किया ही नहीं है, उसने एक अलग कहानी बना ली थी, और यहाँ पर उसका बेटा भी था। तब वो आदमी उसके बेटे से पूछताछ करता है और उससे सारे सवाल जवाब करता है, लेकिन सैरली ने जो सारे जवाब दिए थे वही सारे जवाब यहाँ पर बालन ने भी दिए थे। इस सीन को देखकर हमें पता चलता है कि सैरली ने अपने बेटे बालन को किस तरह से तैयार किया है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन यहाँ बालन हमेशा तैयार रहता है। सैरली तुरंत ही समझ जाती है कि यहाँ पर रहना अब खतरे से खाली नहीं है, इसलिए यहाँ से निकलना होगा। अब सैरली अखबार में एक जॉब रिक्वायरमेंट देखती है, जिसमें उन्हें एक दादी का ख्याल रखना था। सैरली ने सोचा ये काम तो उसे करना चाहिए, और वो तुरंत ही कॉल लगा देती है। कॉल पर पता चलता है कि दरअसल में घर के लोग जो है वो विदेश में रहते हैं, और सिर्फ दादी जो है वो गांव में रहती है, और उन्हें उसी का ख्याल रखना है। दादी जो है वो बहुत ही खतरनाक है, और वो किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करती। और यहीं पर सैरली की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो कि पागल सी थी। उसके पास उसका खुद का पहचान पत्र था, और इसी चीज का यहाँ पर सैरली ने फायदा उठाया। उसे उसने एक पाव दिया और बदले में वो पहचान पत्र ले लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैरली और उसका बेटा बालन जो है वो तुरंत ही उस दादी के घर के आसपास पहुंच जाते हैं। घर के अंदर झांकने पर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है। वो लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वो लोग अंदर घुस जाते हैं। और तभी वहाँ एक टेलीफोन बजता है। फोन पर जब बात की जाती है तो मालूम चलता है कि ये विदेश से कॉल आया है, और कॉल पर बात दादी का बेटा कर रहा है। दादी का बेटा कहता है कि वो हर रोज 1 बजे कॉल करेगा। वो उन्हें दादी के बारे में बता देता है कि दादी जो है वो बहुत ही खड़ूस है, किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करती है, इसलिए
सैरली तुम्हें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, दादी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए तुम्हें सब कुछ संभालना है। अब जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर दादी आ जाती है अपनी बंदूक लेकर। उसे देखकर यहाँ पर बालन और सैरली दोनों ही हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये कौन सी औरत है जो कि बंदूक लेकर घूम रही है। दादी कहती है कि क्या तुम्हें एप्पे ने भेजा है? यहाँ पर सैरली ने हाँ का जवाब दिया। दादी समझ जाती है कि ये औरत यहाँ पर काम करने के लिए आई है। दादी ने उससे कहा कि मैं किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना। तब सैरली तुरंत ही खाना बनाती है और दादी को खिलाती है। अब दादी के बारे में हमें कुछ बातें मालूम चलती है कि जैसे वो बीमार है, व्हीलचेयर पर रहती है और वो काफी बुजुर्ग भी है और वो कहीं भी आ जा नहीं सकती है। दादी का बहुत बड़ा घर है, बगीचा है जहाँ पर कि अक्सर छोटे छोटे बच्चे फल चुराने के लिए आते हैं और यहाँ पर दादी जो है वो बिना सोचे समझे उन्हें के ऊपर गोलियां चला देती है। ये देखकर सैरली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि वो गोलियां जो है वो दादी जो है वो आसमान में चलाती है। अब एक दिन सैरली जो है वो दादी से पूछती है कि अपनी फैमिली वालों के बारे में बताओ, आप अपने बेटे से बात क्यों नहीं करती? दादी बताती है कि मैंने अपने बेटे से लगभग 15 साल से बात नहीं की है और उसकी भी वजह है। बात कुछ ऐसी है कि मैं और मेरा पति जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमने आजादी के लिए जंग लड़ी है और इस देश को आजाद कराया है, लेकिन हमारा बेटा जो है वो उन्हीं के तलवे चाटने के लिए विदेश चला गया है। तो मैं ऐसे इंसान से ना तो बात कर सकती हूँ और ना ही मैं उसे माफ कर सकती हूँ। अब दादी को सैरली का बिहेवियर काफी अच्छा लग रहा था, जिसके बाद सैरली ने अपने बेटे बालन का पास ही के स्कूल में दाखिला करा दिया था और वहाँ उसका नाम वासुदेव था। अब रात को जब बालन सो रहा था ना, तब यहाँ वो अपनी माँ से बात करता है। वो उनसे पूछता है कि क्या हमें इस दादी से खतरा है, क्योंकि ये हमेशा बंदूक लेकर घूमती है। लेकिन सैरली कहती है कि सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। दादी अब सैरली के ऊपर भरोसा करने लगी थी। एक दिन दादी सैरली को सच्चाई बताती है कि दरअसल जो उसके पास बंदूक है ना, उसमें गोलियां नकली है। उसके पास असली गोलियां भी है, लेकिन जो हरी कलर की गोलियां है ना वो सिर्फ आवाज करती है, लेकिन जो लाल कलर की है ना वो असली गोलियां हैं, जिन्हें मैं अलग रखती हूँ। अब सैरली दादी को इनडायरेक्टली अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि एक राक्षस था जिसके साथ उसकी पत्नी रहा करती थी। राक्षस अक्सर उसकी पत्नी पर जुल्म किया करता था और एक दिन जुल्म जो है वो बहुत ज्यादा हद से बढ़ गया, तब पत्नी ने राक्षस को मार दिया। लेकिन बाद में पत्नी को जेल हो गई और वहीं पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ये कहानी सुनने के बाद दादी समझ जाती है कि ये जो कहानी है वो दरअसल में सैरली की ही है और अब वो सैरली को समझाती है कि तुझे अब अपने बेटे पर और खुद पर ध्यान देना होगा। ये घर बहुत बड़ा है, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, वो चंद दिनों की मेहमान है। मैं चाहती हूँ कि तू इसी घर में रहे और जब उसकी मौत हो जाए ना तो उसे ढिंडोरा पीट कर लोगों के बीच में दफनाने मत जाना, बल्कि इसी घर में दफनाना और उसके ऊपर एक केले का पेड़ लगाना। और कुछ ही दिनों के बाद दादी की मौत हो जाती है और जैसा कि दादी ने कहा था, यहाँ पर सैरली वैसा ही करती है। वो दादी को इसी घर के बाहर दफनाती है और उसके ऊपर केले का पेड़ लगाती है। अब घर में सैरली अकेली थी। घर में उसके बेटे बालन के अलावा अब कोई भी नहीं था। दादी के बेटे का कभी कभी कॉल आता है, लेकिन यहाँ सैरली हमेशा कह देती है कि वो हमेशा की तरह आपसे बात नहीं करना चाहती है, इसी वजह से उसका बेटा भी कुछ नहीं बोलता है। इसी तरह से अब वो इस घर में रहने लगे थे। ऐसा लग रहा था उनकी लाइफ जो है वो अब ट्रैक पर आ चुकी है, क्योंकि बालन भी स्कूल जाने लगा था। वो भी अपनी लाइफ जी रहा था, स्कूल में नई नई चीजें सीख रहा था, उसके दोस्त बन रहे थे। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब उसकी माँ सैरली आने में लेट हो जाती है ना, तो बालन कुछ दूरी पर जाकर कुछ बच्चों के साथ खेलने लगता है और ये देखकर सैरली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत ही बालन के पास जाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाना है, चाहे कितनी भी देर हो जाए, माँ जरूर आएगी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है और अब एक दिन जब सैरली शॉपिंग के लिए जाती है ना, तो वहाँ उसी शॉप पर सामना आ जाती है। सामना को देखकर यहाँ पर सैरली हैरान रह चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये औरत अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इसी वजह से वो उससे बात तक नहीं कर पाई और वो यहाँ से निकल जाती है, जबकि सामना उसे कह रही थी कि मैंने कुछ लड़कियों को हायर किया है और अब तू भी मेरे साथ चले। ये सारी बातें सुनने के बाद तो सैरली यहाँ से भाग निकलती है। अब सैरली को ऐसा लगा कि शायद सामना उसे नहीं ढूंढ पाएगी, वो अपने घर में रहने लगती है। लेकिन एक दिन अचानक से सामना जो है वो सैरली के घर पर आ जाती है। ये देखकर सैरली हैरान रह चुकी थी। सामना उससे कहती है कि मैंने 2 लड़कियों को जो हायर किया था ना, अब वो शायद यहीं पर रहेगी, क्योंकि तूने इस घर को पूरी तरह से सेट कर दिया है। मैंने सुना है कि यहाँ पर दादी रहा करती थी, क्या तूने उसे मार दिया? खैर छोड़, अब वो लड़कियां यहीं पर रहेगी और मैं तुझे भी काम सिखा दूंगी। अब हम यहीं पर रहकर अपना काम जमाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद सैरली को समझ आ जाता है कि सामना जो है वो ठीक औरत नहीं है और इसका पत्ता काटना ही पड़ेगा। तब सैरली फैसला लेती है और वो यहाँ सामना को जान से मार देती है। उसने सामना को बाहर मारा था। बंदूक की आवाज भी तेज आई थी, लेकिन इस एरिया में गोलियां चलती रहती है वो इसलिए क्योंकि दादी हमेशा गोलियां चलाया करती थी। इसी वजह से ये किसी को भी अजीब नहीं लगा। और अब सैरली सामना की डेड बॉडी को घर के अंदर ले जाती है और फर्श को साफ करने लगती है कि तभी टेलीफोन बजता है और टेलीफोन पर कोई और नहीं बल्कि दादी के बेटे होते हैं। दादी का बेटा कहता है कि उनके परिवार वाले और उनका पोता जो है वो उनके घर आ रहा है और दादी को मत बताना, क्योंकि हम उन्हें सरप्राइज देंगे। अभी 2 बजे हैं और लगभग वो लोग 4 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद सैरली हैरान रह चुकी थी, क्योंकि हाल ही में उसने एक इंसान को मारा है और तो और 4 बजे तक जब पूरी फैमिली आ जाएगी और जब दादी यहाँ पर नहीं मिलेगी तो क्या होगा। ये यहाँ पर सैरली के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बालन भी स्कूल से 12 बजे आ जाता है और यहाँ पर सैरली को उसे लेने के लिए भी जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ अब सैरली के ऊपर बहुत सारी
प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से वो बालन को लेने के लिए नहीं जा पाई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस जगह की तरफ जहाँ पर कि बालन अक्सर रुका करता है और वहाँ उसकी माँ सैडली उसे लेने के लिए आती है, लेकिन आज पहली बार उसकी माँ उसे लेने के लिए नहीं आ पाई थी। जिसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम कुछ पुलिस वालों को देख पाते हैं और इन्हीं पुलिस वालों में हम पवित्रन नाम के एक आदमी को देखते हैं। पवित्रन जो है वो कोई ठीक इंसान नहीं है। पवित्रन के खिलाफ अक्सर कोई ना कोई कुछ उल्टा सीधा बोलता ही रहता है। पवित्रन इसी पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल सिसली से प्यार करता है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी उनकी शादी भी होने वाली है, लेकिन सिसली को पुलिस स्टेशन के ही कुछ पुलिस वालों ने समझाया है कि उसे पवित्रन पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। भले ही वो उससे प्यार करता है, लेकिन जब बात पवित्रन के ऊपर आएगी ना तो पवित्रन खुद के बारे में सोचता है, ना कि किसी और के बारे में। अब पुलिस स्टेशन में एक केस आता है जहाँ पर कि एक लड़के के बारे में बताया गया था। ये लड़का बालन ही है जो कि स्कूल से आ तो गया है, लेकिन अब वो घर नहीं जा पा रहा है। तब यहाँ पर पवित्रन जो है वो तुरंत ही वहां पहुंचा और वहां उसने उस छोटे से लड़के को देखा। पवित्रन ने ये भी देखा कि इस लड़के के कपड़े नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंडरवेयर पर वो यहाँ पर खड़ा हुआ था। पवित्रन ने उसे नाम पूछा, एड्रेस पूछा, माता पिता का नाम पूछा, स्कूल का नाम पूछा, लेकिन यहाँ बालन ने कुछ भी नहीं बताया था। तब पवित्रन उसे वापस पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है ताकि वो यहाँ पर सेफ रह सके। यहाँ बालन से जितने ज्यादा सवाल पूछ रहे थे, बालन उतना ही जवाब उन्हें नहीं दे रहा था। वो उन्हें कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब अगले दिन पवित्रन उसी जगह पर वापस गया जहाँ पर कि बालन मिला था। वो उस जगह के आसपास की जगह को चेक करता है तो मालूम चलता है कि यहाँ उस बच्चे का बैग जो है वो झाड़ियों में ही पड़ा है और उस बैग के अंदर ही सारे कपड़े मौजूद थे। यहाँ पर पवित्रन समझ जाता है कि जरूर इस लड़के की ये सारी प्लानिंग है। तब वो तुरंत ही उसे पुलिस स्टेशन वापस लेकर जाता है। अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि इस चीज के पीछे जरूर कुछ ना कुछ बड़ी बात है और ये लड़का जो है बहुत ही चालाक है और ये हमसे बहुत कुछ छिपा रहा है। पवित्रन अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करना है, लेकिन सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि हाल ही में एक बैंक में चोरी हो गई है और ये केस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। लेकिन पवित्रन उस बच्चे के बारे में पता करता है। बालन की जो ड्रेस है ना, उससे उन्हें स्कूल के बारे में पता चल जाता है। तब पवित्रन वहाँ पूछताछ करने के लिए जाता है और बालन ने स्कूल में जो एड्रेस दिया था ना, मतलब कि घर का पता, पवित्रन वहाँ भी पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद मालूम चला कि ये पता तो उसका है ही नहीं और जो वासुदेव नाम है ना, ये भी नकली है। वासुदेव नाम का लड़का जो है वो 6 महीने पहले मारा जा चुका है। पवित्रन को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि दरअसल में कुछ बड़ी प्रॉब्लम है और ये लड़का हम सभी को घुमा रहा है। इनके पीछे जरूर ना कुछ चाल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बालन को, जो कि पुलिस स्टेशन में ही मौजूद था। यहाँ पर वो सिसली की कस्टडी में था, मतलब कि सिसली को उस पर ध्यान देना था। लेकिन अचानक से बालन जो है वो इधर से गायब हो जाता है। सिसली यहाँ आजू बाजू ढूंढती है, लेकिन यहाँ सिसली को बालन कहीं भी नजर नहीं आता है। सारी बातें पता चलने के बाद अब सीनियर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर सिसली और पवित्रन को बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से एक बच्चा गायब हो गया है। एक ऐसा बच्चा जो केस जो है वो स्ट्रांग हो रहा था। इसी वजह से सीनियर ऑफिसर पवित्रन को खूब चिल्लाते हैं, लेकिन पवित्रन ने यहाँ पूरा इल्जाम जो है वो सिसली के ऊपर डाल दिया था। इसी वजह से सिसली जो है वो नाराज हो जाती है। सिसली यहाँ पवित्रन से कहती है कि लोगों ने मुझसे पहले भी कहा था कि तुम पर भरोसा ना किया जाए, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया है और आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। जिसके बाद कहानी जो है वो 6 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं बालन को, जो कि इस जगह से दूर भाग गया था, लेकिन आज वो वापस इसी जगह पर आया है। और अब बालन तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर कि वो पवित्रन से मिलता है। शुरुआत में तो बालन ने किसी को भी नहीं पहचाना था, लेकिन जब बालन ने अपनी पहचान बताई तब जाकर पवित्रन उसे पहचानता है। लेकिन पवित्रन यहाँ पर बालन से बहुत घृणा करता है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी सिसली से शादी नहीं हो पाई। लेकिन अब यहाँ पर बालन को पता चलता है कि उसकी माँ जो है वो पागल खाने में थी। तब वो पागल खाने में पता करता है तो यहाँ पर मालूम चलता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ पागल हो चुकी थी, इसलिए उन्हें सुधार गृह भेजा गया था। वहाँ वो 2 साल रुकी थी और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और उन्हें ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि पवित्रन ही था। यहाँ पर बालन को बताया जाता है कि उस दिन तुम्हारी माँ ने 2 लोगों को मारा था और किसी तीसरे इंसान को भी मारने की कोशिश की थी, इसी वजह से तुम्हारी माँ को अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये बात तो एकदम तय थी कि 2 साल के बाद पवित्रन ने उसकी माँ को अपने साथ लेकर चला गया। तो अब अगर बालन को अपनी माँ के बारे में पता करना है तो उसे फिर से पवित्रन के पास जाना पड़ेगा। वो पवित्रन के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम्हारी शादी सिसली दीदी से नहीं हो पाई है, इसी वजह से तुम मुझसे बदला ले रहे हो। बालन कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो, अगर मैं उसे पकड़वा दूं तो क्या तुम मुझे मेरी माँ से मिलवाओगे, क्योंकि उस दिन तुम लोगों से भागने वाला सिर्फ मैं अकेला नहीं था, कोई और भी था जो कि मेरे साथ भागा था। जिसके बाद कहानी फिर से 6 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बालन जो है वो जेल से भाग गया था और वो जिस ट्रक से चुपचाप भाग रहा था, उसी ट्रक में अब्बास नाम का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी छिपा हुआ था। दरअसल में हाल ही में अब्बास ने एक बैंक को लूटा है और अब वो यहाँ से भाग निकला है। पुलिस उसे पकड़ रही थी, लेकिन अब्बास किसी के भी हाथ नहीं आया था। अब्बास ने देखा कि इसी ट्रक में एक छोटा सा लड़का भी छिपा हुआ है और अब अब्बास अपनी गली जाने लगता है, लेकिन यहाँ बालन जो है वो उसका पीछा करने लगता है। अब्बास उसे दूर करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बालन उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उसी के पीछे जाने लगता है। तब अब्बास को ना चाहते हुए भी बालन को अपने साथ रखना ही पड़ता है। जब उससे नाम पूछा जाता है तो यहाँ बालन अपना नाम पवित्रन बताता है। अब यहाँ हमें अब्बास के बारे में मालूम चलता है कि जो कि इलीगल काम करता है, नशे वाले काम करता है, चोरी वाले काम करता है और जितने भी उल्टे सीधे काम है ना, सारे अब्बास करना जानता है। और अब वो छोटा सा बच्चा बालन जो है वो अब यहाँ अब्बास के साथ ही रहने लगा था। अब्बास उसे छोटे छोटे काम सिखाता और यहाँ बालन जो है वो उन कामों को चुटकियों में कर देता। इसी वजह से सभी लोगों को अब्बास के साथ रहने वाला बालन बहुत पसंद आ रहा था और अब वो लोग धीरे धीरे बालन से उल्टे सीधे काम करवाने लगे थे। बालन एक छोटा सा बच्चा था, इसी वजह से उसके ऊपर किसी को भी शक नहीं होता और अब वो डिलीवरी
पहुंचाने का काम कर रहा था। बालन ने सालों तक ऐसा काम किया। साथ ही वो अब्बास से हमेशा अपनी माँ के बारे में कहता रहता था कि मुझे अपनी माँ चाहिए, किसी भी हालत में मुझे अपनी माँ को ढूंढना। हालांकि अब्बास ने काफी कोशिश की है यहाँ बालन की माँ को ढूंढने की, लेकिन उन्हें तो उसकी माँ कहीं भी नहीं मिली। इसलिए बालन शुरुआत से शुरू करना चाहता है। जिस जगह से वो भागा था उसी जगह वो वापस जाकर अपनी माँ को ढूंढना चाहता है। तब अब्बास भी उसके साथ जाता है और अब वो लोग छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। कहानियां प्रेजेंट में आ जाती है और मालूम चलता है कि दरअसल में पुलिस वाले जो है वो अब्बास को ही इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, वो उनकी लिस्ट में एक मोस्ट वांटेड है। तब बालन ने अब्बास को पकड़वाने का प्लान बता दिया था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि अब्बास ने भी यहाँ बालन की माँ के बारे में सब कुछ पता कर लिया था कि वो कहाँ कहाँ मौजूद थी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब्बास जो है वो पकड़ा जाता है। अब जैसा कि पवित्रन ने वादा किया था वो बालन को उसकी माँ से जरूर मिलवाएगा, लेकिन सिर्फ आखिरी बार। जिसके बाद पवित्रन बालन को एक ऐसी सेल में लेकर जाता है जहाँ पर की मेंटल लोग रहा करते हैं, और जब यहाँ बालन अपनी माँ से मिला तो मालूम चलता है कि ये माँ तो उसकी है ही नहीं, ये तो कोई और है। बालन को यहाँ मालूम चला कि ये तो वही पागल सी लड़की है जिससे उसकी माँ ने पहचान पत्र छीना था। ये सारी चीजें देखने के बाद बालन यहाँ से भाग निकला और वो सोच रहा था कि उसकी माँ ने एक कमाल की प्लानिंग की है जिसमें वो सक्सेसफुल रही है, और अब वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि वो अपनी माँ का इंतजार किया करता था। अब कहानी फास्ट में जाती है और हमें सब कुछ बताया जाता है कि दरअसल में सैरली ने यहाँ पर सामना को मार दिया था। सामना को उसने 2 बजे मारा था और 4 बजे के आसपास दादी के रिश्तेदार जो है वो घर पर आने वाले थे। मतलब सैरली के पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। इन सारी सिचुएशन को 2 घंटे में ही उसे सॉल्व करना था। तब सैरली के दिमाग में एक आइडिया आता है। यहाँ आपको पता होगा कि सैरली जो है वो इतने दिन से उस पागल लड़की की पहचान के साथ जी रही थी और उसकी आइडेंटिटी भी इसी के पास है। तब सैरली तुरंत ही उसके पास वापस जाती है और उसे वापस अपने घर लेकर आती है और उसे अच्छा खासा नहलाती धुलाती है, तैयार करती है, और 4 बजे के आसपास वो उसके हाथ में गन थमा देती है। और 4 बजे के आसपास जब दादी के रिश्तेदार यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर एक गोली चलती है और यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर सैरली जो है वो अपना पूरा सामान लेकर पीछे के रास्ते से भाग निकलती है। जिसके बाद न्यूज निकल कर आई थी कि इसी दादी के घर में काम करने वाली मेड जो है वो 2 लोगों को मार चुकी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि सैरली गिरफ्तार हुई है, लेकिन असल में वो पागल से लड़की गिरफ्तार हुई थी। यहाँ पर बैठे बैठे यहाँ पर बालन जो है वो ये सारी बातें सोच रहा था। उसे सब कुछ समझ आ गया था कि उसकी माँ ने क्या प्लानिंग की होगी, और थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर सैरली आ जाती है और वो अपने बेटे से कहती है कि मैंने कहा था ना कि माँ जरूर आएगी। मतलब कि सैरली जो है वो लगभग 7 सालों से यहाँ अपने बेटे का हर रोज इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन कहानियां जो है वो अभी भी रह जाती है कि आखिरकार बालन और उसकी माँ सैरली जो है वो किन चीजों से भाग रहे थे। ये चीजें जो है वो क्लियर नहीं की गई थी, और इस फिल्म में माँ बेटे का एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता दिखाया गया है जहाँ माँ बेटे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सैरली ने अपने बेटे बालन को इतनी खास तरह की ट्रेनिंग दी थी कि आज तक वो सारी चीजें जो है वो बालन के काम आती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।